नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जितने समर्थक हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर मोदी का परिवार ब्रैकेट में लिख रखा है अपने नाम के आगे, वो चाहें तो इसे हटा सकते हैं। ये हट जाएगा, लेकिन जो आपसी बॉन्डिंग बनी है, जो एक सूत्र कायम हुआ है, वो कायम रहेगा और इसे हटा लेने में अब कोई हर्ज नहीं है। ये चुनाव के ठीक पहले एक सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद एक जो समर्थक थे वो अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाते चले गए थे। उसका असर कितना हुआ, इसका आकलन जनता ने अपनी तरफ से किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया कि मोदी का परिवार आप अब हटा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी वो शब्द निकाल दिए और ख़ास तौर पर एक और चीज़ देखी गई, वो ये कि उन्होंने अभी जो हालिया एक फ़ोटोग्राफ है संसद में, जब वो पहुंचे थे एनडीए संसदीय दल की बैठक में, जहां उन्होंने संविधान को माथे से लगाया था, तो उस फोटोग्राफ को उन्होंने अपना फ़ोटो लगाया है, जिसे कहा जाता है कि डिस्प्ले फ़ोटोग्राफ, वो लगाया गया है उनके एक्स के हैंडल पर। और जैसे ही ये फोटोग्राफ लगा तो कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उन्होंने कहा कि जनसभाओं में राहुल गांधी जिस तरह से संविधान को लेकर घूम रहे थे और उसका माकूल असर पड़ा, संविधान को बदलना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी, और इसी का असर है कि राहुल गांधी को वो समर्थन मिला जिसने उत्तर प्रदेश में ही जो सबसे बड़ा गढ़ था वहीं सीटें कम कर दी भारतीय जनता पार्टी की, देश भर में यहाँ वहाँ कम कर दी, जिसका नतीजा है कि आज बहुमत से 32 दूर है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए ये राहुल इफेक्ट है कि संविधान को तरजीह दी जा रही है। जो संविधान को बदलना चाह रहे थे वो आज संविधान को माथे से लगा रहे हैं। इस वार पलटवार के बीच में आज की तारीख में विपक्ष अग्रेसिव है। वो इंतज़ार कर रहा है कि भले ही उसके आंकड़े उतने नहीं हैं कि वो राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी और टीम बीजेपी को झटका दे सके, लेकिन वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाई है, वो आखिर कितने दिन तक प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात करें तो वो आश्वस्त हैं, उन्हें नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है और 272 का आंकड़ा उनके साथ हमेशा रहेगा अगले 5 सालों तक। इस बात को लेकर उन्हें फिलहाल कोई चिंता नज़र नहीं आती। उन्हें ये लगता है कि हमारे पास जो बहुमत है वो 20-22 का ज़्यादा बहुमत है, यानी कि 294 हमारे पास है, और बताया ये जा रहा है कि 303 का दिया गया है आंकड़ा अपने समर्थन का। तो 303 का जो आंकड़ा समर्थन का दिया गया है लोकसभा में, तो ये अपने आप में इतना है आंकड़ा कि वो किसी भी स्थिति में अगर बड़े बड़े समर्थक भी हट जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन समय समय पर इस बात की परीक्षा होती रहेगी। पहली परीक्षा स्पीकर का चुनाव, सबसे अहम, क्योंकि देखिए स्पीकर का चुनाव कब होगा, जब संसद का सत्र लगेगा, पहला सत्र, जिसकी तारीखें बताई जा रही हैं कि वो आने वाली हैं, करीब करीब तय हो चुका है। 24 जून वो तारीख हो सकती है जब संसद का पहला सत्र लगेगा और तमाम जितने सांसद हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे संसद पहुंच करके। यह सिलसिला 24 और 25 जून को लग सकता है और फिर 26 जून को स्पीकर का चयन होगा। स्पीकर का चयन जो ये तय करेगा कि अगले स्पीकर कौन होंगे। अगले स्पीकर को तय करने के लिए जो वोटिंग होगी वो अपने आप में तय करेगी कि सरकार का बहुमत कितने का है। सरकार बहुमत में है तो ना, और अगर है तो वो कितने बहुमत से है। और यहीं पर पेंच आ गया है। स्पीकर के नाम पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। क्या ओम बिरला को दोबारा मौका मिलने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तैयार हैं? अगर नीतीश कुमार तैयार हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू, जिनके खेमे से यह खबरें आई थी कि उन्हें स्पीकर का पद चाहिए, कुछ उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी
वाजपेयी के सरकार में स्पीकर का पद टीडीपी के पास था। क्या चंद्रबाबू नायडू इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका शपथ ग्रहण हो जाए और उसके बाद वो अपनी मांग खोलकर रखेंगे? आज, जबकि कल ये होना है कि वो शपथ ग्रहण होगा, आज पहुंचे विजयवाड़ा और मुलाकात वहां पर अमित शाह की और जेपी नड्डा साहब की हो रही है। किससे? जो सबसे प्रमुख आज की तारीख में सहयोगियों में है, चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू से औपचारिक मुलाकात इस बात के लिए तो होगी ही कि वहां सरकार जो बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है, कितनी सीटें, कितना मंत्री पद मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहां दे रही है, लेकिन वहां आंध्र प्रदेश में वो मांगने वाली स्थिति में है, मांग रही है, और कितना सपोर्ट उन्हें मिला है उसी हिसाब से वो सपोर्ट चंद्रबाबू भी उनको देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू फिलहाल किसी टकराव के मूड में दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत दिनों बाद वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि सब कुछ स्मूथ रहे, संबंध भी केंद्र से अच्छे रहे, बहुत से काम करने हैं। लेकिन एक बात है, और वो बात स्पीकर वाली है, जिसको लेकर के उन्हें लगता है कि अगर स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी के पास छोड़ा जाता है तो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में पार्टी में अगर कहीं कोई बिखराव होता है तो फिर उनके सांसद कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, और रिकग्निशन, पहचान, मान्यता तो स्पीकर ही देते हैं। तो फिर ऐसे में जो चीज़ें पहले लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हो चुकी, जो चीज़ें पहले एनसीपी के साथ हो चुकी, शिवसेना के साथ हो चुकी, क्या वो आने वाले दिनों में दोबारा नहीं हो सकती हैं? क्या सहयोगियों पर इतनी दया दृष्टि रखेगी बीजेपी? ये तमाम सवाल हैं जो सहयोगियों के दिमाग में है। लिहाजा सब लोग अपने अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर है कि आज जब अमित शाह और जेपी नड्डा आंध्र प्रदेश में हैं, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, तो स्पीकर के बारे में ज़रूर बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में क्रूशियल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास स्पीकर होते हैं तो फिर बहुमत का जो एक, और ये बहुत ही सीधी राजनीतिक समझ है, स्पीकर तो किसी एक पक्ष का होता नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से वो चुनकर के आता है, ये देखा गया है कि उसका झुकाव तो उस पार्टी की तरफ होता ही है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज बहुमत से दूर है, उसे बहुमत में कायम रखने में जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पीकर का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है सत्ता पक्ष के प्रति। और ये पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो पूर्व में उनकी पार्टी का सदस्य रहा हो, जैसे ओम बिरला 5 साल स्पीकर रहे, फिर उन्हें पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया, फिर वो जीत करके आए हैं, नाम उनका चल रहा है। और अगर वो चुने जाते हैं तो फिर बलराम जाखर के बाद वो पहले व्यक्ति होंगे जो लगातार 2 टर्म्स में स्पीकर रहे। बलराम जाखर 1980 से 85 और फिर 85 से 89 तक रहे थे। उसके बाद से कोई भी लगातार नहीं रहा है। पीएस संगमा साहब भी रहे हैं, जीएमसी बालयोगी भी रहे हैं, लेकिन वो लगातार टर्म्स में स्पीकर नहीं रहे। तो ये एक दशकों के बाद रिकॉर्ड दोहराएगा। हालांकि अभी तक इस बारे में स्पष्टता तो है नहीं। ओम बिरला साहब को स्वीकार कर लेंगे घटक, तो एक नया गणित सामने लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, और वो ये कि स्पीकर के नाम के लिए उन्होंने डी पुरेंदेश्वरी उनको चुना है। और सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि पुरेंदेश्वरी कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश इकाई की वो अध्यक्ष है, राजामुंदरी से सांसद का चुनाव जीती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एनटीआर यानी कि नंदमूरी तारक रामाराव, जिनकी पार्टी टीडीपी है, जो ससुर हैं चंद्रबाबू नायडू के, और उनकी एक बेटी से चंद्रबाबू नायडू की शादी और दूसरी बेटी हैं डी पुरेंदेश्वरी। और पुरेंदेश्वरी को अगर स्पीकर बनाया जाता है तो क्या विरोध कर पाएंगे चंद्रबाबू नायडू? पुरेंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में नहीं है, पर विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी संबंधी हैं, साली हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इस गणित को पकड़ा है। संभवतः उनसे अगर इस नाम पर बातचीत होती है तो फिर जाहिर है कि टीडीपी के लिए उनका विरोध करना ज़रा मुश्किल होगा। 1996 में जब ये आरोप लगे थे चंद्रबाबू नायडू पर कि वो अपने ससुर को धोखा दे रहे हैं, एनटीआर को धोखा दे रहे हैं, उस वक्त पुरेंदेश्वरी ने अपने पिता का नहीं बल्कि साथ दिया था चंद्रबाबू नायडू का।
तो एक वो वजह भी है जो विरोध नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरंदेश्वरी आती है, उन्होंने 2014 में ही ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी। उसके पहले वो कांग्रेस में थी, मंत्री भी रही थी मनमोहन सिंह की सरकार में, लेकिन 2014 से 2024 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद वो समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरतें ख़ास तौर पर इस मौके पर क्या हैं। अगर मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू कोई कैंडिडेट सामने लेकर के आते हैं तो इंडिया गठबंधन बस इंतज़ार कर रहा है। वो अपने तमाम ताकत को चंद्रबाबू नायडू के पीछे लगा देगा और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वक्त बड़ी मुश्किल स्थिति आ जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू ऐसा न करें, भारतीय जनता पार्टी उनको कन्विंस करेगी अगले कुछ दिनों में, और यही वो एक ऐसा मौका होगा जहां पर सरकार को अपना बहुमत शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू के पास एक कैंडिडेट भी है और वो कैंडिडेट है जीएमसी बालयोगी के लड़के जीएम हरीश। चुनाव जीत कर आए हैं टीडीपी की टिकट पर। जीएमसी बालयोगी स्पीकर रहे थे, जैसा कि हमने बात किया अभी, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। दलित समुदाय से आते हैं। टीडीपी चाहती है उनको आगे लाया जाए और उन्हें लड़ा दिया जाए। कौन विरोध कर पाएगा? एक दलित समुदाय से व्यक्ति अगर स्पीकर देश का बनाया जा रहा है तो। और ऐसे में दुविधा हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर के सतर्क है। और वो बड़े बड़े नेता जो आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में हैं, तो उनके नज़रों में ये मसला ज़रूर होगा। इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जाए। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण है, उड़ीसा में शपथ ग्रहण है। लेकिन ऐसे में जबकि मंत्रिमंडल का वितरण हो चुका है, सब कुछ सामान्य दिख रहा है, एक पेच है जो फंसा हुआ है और वो स्पीकर के नाम पर। और हमें देखना है कि अपने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को कितना कन्विंस कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। क्या उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लेती है कि वो उनके कैंडिडेट यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे, और उसके लिए उन्होंने उनके ही परिवार के किसी संबंधी को चुना है। एक गोल्डन तरीका निकाला है जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हैं तो चंद्रबाबू के परिवार की। असहज स्थिति में डालकर चंद्रबाबू नायडू से समर्थन हासिल कर स्पीकर का पद अपने ही पास रखने का एक नायाब तरीका कितना चल पाएगा, इस बात को हमें देखना है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।